नमस्कार। आज हम बात करेंगे मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक लेखिका के बनने की कहानी नहीं है। ये तो इस बात का एक जीता जागता दस्तावेज है कि कैसे कैसे एक परिवार, समाज और उस वक्त का इतिहास ये सब मिलकर किसी इंसान की पहचान को गढ़ते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। मन्नू भंडारी की एक लेखिका बनने की जो यात्रा है वो इन 5 खास पड़ावों से होकर गुजरी है। हम एक एक करके इन सभी को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हर पड़ाव ने उन्हें बदला। तो कहानी की शुरुआत होती है उनके जीवन के सबसे बड़े और शायद सबसे जटिल प्रभाव से, यानी उनके पिता, जो कि विरोधाभासों से भरे एक इंसान थे। उनके पिता का जो व्यक्तित्व था उसमें गजब का दोहरापन था। एक तरफ इंदौर में वो एक बहुत इज्जतदार, पढ़े लिखे और नरम दिल इंसान थे, लेकिन दूसरी तरफ जब आर्थिक नुकसान की वजह से उन्हें अजमेर आना पड़ा तो वो एकदम बदल गए। गुस्सैल, घमंडी और हर किसी पर शक करने वाले बन गए, और उनके इस बदलाव का असर जाहिर है पूरे परिवार पर पड़ा। लेखिका खुद मानती हैं कि उनके पिता के ये दोनों ही रूप, उनकी अच्छाइयाँ भी और उनकी गहरी असुरक्षाएं भी, आज कहीं न कहीं उनके अंदर जिंदा हैं। शायद यही वजह है कि वो कहती हैं कि अपनी किसी भी कामयाबी पर उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं होता, ठीक अपने पिता की तरह। अच्छा, पिता का प्रभाव तो बहुत गहरा था ही, लेकिन उनके बचपन को संवारने में दो और ताकतों का हाथ था, जो बहुत शांत थीं पर उतनी ही मजबूत। एक थी उनकी माँ और दूसरा था उनका पड़ोस। उनकी माँ उनके पिता से बिल्कुल उलट थीं, पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन सब्र सब्र तो उनमें जैसे धरती से भी ज्यादा था। पति का गुस्सा हो या बच्चों की फरमाइशें, वो हर चीज को अपना फर्ज समझकर चुपचाप निभाती रहती थीं। लेखिका ने उनकी ये सहनशीलता देखी तो, पर वो कहती हैं कि इसे कभी अपना नहीं सकी। उस जमाने की एक और खास बात थी, घर की दीवारें सिर्फ घर तक नहीं रहती थीं, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली होती थीं। पूरा मोहल्ला एक बड़े परिवार की तरह था। यही पड़ोस कल्चर लेखिका के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा बना, और उनकी कहानियों के जो कई किरदार हैं वो इसी माहौल की देन है। तो घर और पड़ोस के इस माहौल से निकलकर अब कहानी उन मोड़ों पर आती है जहां से मन्नू भंडारी की अपनी सोच, उनकी अपनी विचारधारा ने शक्ल लेनी शुरू की। उनके पिता अपनी सोच में तो मॉडर्न थे, पर उनका तरीका थोड़ा थोड़ा तानाशाही वाला था। वो मानते थे कि रसोई यानी किचन लड़कियों की काबिलियत और हुनर को भट्टी में झोंक देता है, बर्बाद कर देता है। इसीलिए उन्होंने मन्नू को हमेशा रसोई से दूर रखा और घर में जो राजनीतिक भैंसें होती थी उनमें अपने साथ बिठाया। और फिर उनकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात अपनी हिंदी की प्रोफेसर शीला अग्रवाल से हुई। सही मायनों में शीला अग्रवाल ही वो इंसान थी जिन्होंने किताबों में उनकी दिलचस्पी को विचारों की दुनिया में खुलकर बहस करने के जुनून में बदल दिया। अब वो सिर्फ सुन नहीं रही थीं, बल्कि हिस्सा ले रही थीं। और जानते, विचारों की इसी आज़ादी ने उन्हें ठीक उसी इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसने पहली बार उनके लिए ये दरवाज़ा खोला था, यानी उनके अपने पिता। यहीं से टकराव शुरू हुआ। ये 1946-47 का दौर था। पूरा देश आज़ादी के लिए उबल रहा था। मन्नू भंडारी भी इस आंदोलन में कूद पड़ी। हड़तालें करना, जुलूसों में शामिल होना, भाषण देना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब सोचिए, उनके आधुनिक विचारों वाले पिता के लिए ये देखना कितना मुश्किल रहा होगा कि उनकी बेटी सड़कों पर लड़कों के साथ नारे लगा रही है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके अनुशासनहीन बर्ताव की शिकायत के लिए उनके पिता को कॉलेज में तलब कर लिया। जरा सोचिए क्या हुआ होगा। एक तरफ वो गुस्सैल पिता और दूसरी तरफ ये विद्रोही बेटी। घर पर तो जैसे तूफान आना पक्का था, है ना? लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उनके पिता कॉलेज गए तो बड़े गुस्से में थे, पर लौटे तो उनका सीना गर्व से चौड़ा था। उन्होंने प्रिंसिपल से जाकर कहा, मेरी बेटी जो कर रही है वो कोई गलती नहीं, ये तो पूरे देश की पुकार है, इसे कैसे रोका जा सकता है? और ये घटना उनके पिता के अंदर की उस द्वंद्व को, उस कश्मकश को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ वो चाहते थे कि उनकी बेटी खास बने, कुछ बड़ा करे, और दूसरी तरफ उन्हें समाज में अपनी इज्जत की भी फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। ये दोनों बातें हमेशा उनके अंदर लड़ती रहती थी। चलिए, अब हम कहानी के आखिरी दौर में चलते हैं। ये वो समय था जब उनकी छात्र राजनीति अपने चरम पर थी
और साथ ही पूरा देश एक नए इतिहास को लिखने की दहलीज पर खड़ा था। जब उनकी प्रेरणा प्रोफेसर शीला अग्रवाल पर एक्शन लिया गया तो मन्नू और उनके साथियों ने मिलकर इतना जबरदस्त विरोध किया कि कॉलेज मैनेजमेंट को उनके सामने झुकना पड़ा। आखिरकार कक्षाएं फिर से शुरू करनी पड़ी। ये उनके संगठित विरोध की बहुत बड़ी जीत थी। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो ये साफ पता चलता है कि कैसे उनकी अपनी आज़ादी की लड़ाई और देश की आज़ादी की लड़ाई दोनों एक साथ चल रही थीं। उनका व्यक्तिगत सफ़र देश के ऐतिहासिक सफ़र से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। कॉलेज में मिली वो जीत वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी मतलब सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उस खुशी के सामने, उस विशाल जीत के सामने उन्हें अपनी व्यक्तिगत जीत बहुत छोटी लगने लगी। मन्नू भंडारी की एक कहानी ये भी हमें आखिर में इसी सवाल पर छोड़ जाती है कि हम सबकी अपनी कहानी में हमारे अतीत की, हमारे परिवार की और हमारे समय की कितनी गहरी छाप होती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।